नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेट पॉसिबल की द करंट अफेयर शो में। आज के इस शो में हम चर्चा करेंगे दिसंबर 6 और 7 की प्रमुख घटनाओं के बारे में। देखेंगे दिसंबर 6 और 7 को देश, दुनिया और प्रदेश में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे महाराष्ट्र में हाल ही में 10 नए संरक्षण रिजर्व और एक अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा। तो देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके बाद बांग्लादेश ने हाल ही में अपने पहले प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हस्ताक्षर किए हैं। देखेंगे किस देश के साथ किए और क्या होता है पीटीए, ये जानेंगे हम। इसके बाद हाल ही में 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया है। ये किस इस तरीके से इम्पोर्टेंट हमारे लिए, ये देखेंगे हम। इसके बाद हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई ने हम्पी में पत्थर के रथ के चारों ओर बैरिकेड्स लगा दिए। तो देखेंगे हम्पी के पत्थर के रथ कैसे हैं, कहाँ हैं, किस हिसाब से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाल ही में 7 दिसंबर को आगरा में मेट्रो रेल परियोजना का निर्माण कार्य का उद्घाटन हुआ है। पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। देखेंगे किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें। इसके बाद हाल ही में सरकार ने एक आयुष निर्यात प्रोत्साहन परिषद की स्थापना करने का फैसला किया है। तो इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते रहे हैं, तो हम देखेंगे किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए खबर। इसके बाद अंत में हम डिस्कस करेंगे वन लाइनर ऑफ द डे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। आज की पहली खबर हमारी क्या है कि महाराष्ट्र में 10 नए, ठीक है, 10 नए संरक्षण रिजर्व और एक अभ्यारण्य, ठीक है, एक अभ्यारण्य और 10 नए संरक्षण रिजर्व स्थापित किए जाने का फैसला लिया गया है वहां की सरकार के द्वारा। ठीक है, तो अभी हम जान लेते हैं वर्तमान में वहां पे कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो वहां पे वर्तमान में 41 वन्यजीव अभ्यारण्य है और एक और जुड़ने से वहां पे कितने अभ्यारण्य हो जाएंगे, 42। ठीक है, इसके अलावा आप देख लेते हैं यहाँ पे दो बातें आई। पहली संरक्षण रिजर्व, दूसरा अभ्यारण्य। तो संरक्षण रिजर्व क्या होते हैं, यह वह संरक्षित क्षेत्र हैं जो स्थापित राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभ्यारण्यों और भारत के आरक्षित संरक्षित जंगलों के बीच बफर जोन का कार्य करते हैं। ठीक है, देखो होता क्या है कि जब कहीं कोई राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया जाता है तो उसका एक बीच का जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं हम कोर क्षेत्र। ठीक है, कोर क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है। इसके बाद इसके आसपास के कुछ किलोमीटर का जो एरिया होता है चारों ओर का, उसको हम कहते हैं बफर क्षेत्र, बफर जोन जिसको बोला जाता है। इस बफर जोन में बहुत ही लिमिटेड मानवीय गतिविधियां अनुमन्य की जाती हैं, उनको मान्यता दी जाती है और ज़्यादातर यहाँ पे जानवर, जीव जंतु ही रहते हैं। ठीक है, जो भी संरक्षित प्रजाति के होते हैं। ठीक, इसके बाद एरिया आता है ट्रांजिशन जोन, जहाँ पे छोटी मोटी मानवीय बस्ती बसाने की अनुमति दी जाती है। यहाँ पे अधिकांश मानवीय क्रियाएं मान्य कर दी जाती हैं। तो ठीक है, और यहाँ पे अब स्थापित किया जा रहा है संरक्षण रिजर्व। संरक्षण रिजर्व कहाँ पे होता है, संरक्षण रिजर्व कोर क्षेत्र के बाहर का एरिया है, अर्थात बफर जोन वाला एरिया है, इसे संरक्षण क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे विशेष प्रजाति की जीव जंतुओं को और पौधों को संरक्षित किया जाता है। ठीक, तो कितने संरक्षण रिजर्व भारत में अभी हैं, तो भारत में वर्तमान में लगभग 88 संरक्षण रिजर्व हैं और इन्होंने 10 और जोड़ दिए अपनी तरफ से। तो कितने हो जाएंगे कुछ समय बाद जब ये स्थापित हो जाएंगे, 98 संरक्षण रिजर्व। वर्तमान में 88 हैं, 98 हो जाएंगे। ठीक, वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होते हैं, यह भी एक संरक्षित क्षेत्र है जहां जानवर अपने प्राकृतिक आवासों में संरक्षित और सुरक्षित रह सकता है। ठीक है, मतलब वो एक इन सिटू होता है, एक एक्स सिटू होता है। ठीक है, इन सिटू में क्या होता है कि जानवर, जीव जंतु, जो पौधे होते हैं वो अपने प्राकृतिक वातावरण में ही उनका संरक्षण किया जाता है। एक्स सिटू जैसे कि बोटेनिकल गार्डन स्थापित कर दिए आपने, जू स्थापित कर दिए आपने, तो उनको उनके वातावरण से, जो उनका प्राकृतिक वातावरण है वहां से निकाल के हम बाहर ले जाते हैं उनको संरक्षित करने के लिए। तो वन्य जीव अभ्यारण्य जो है इन सिटू, ठीक है, मतलब यहाँ पे जीव जंतु अपने प्राकृतिक आवासों में संरक्षित किए जाते हैं। वर्तमान में भारत में 553 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। याद रखना है हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, भारत में 553 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं और 88 संरक्षण रिजर्व हैं आज की डेट में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा, ये 10 बढ़ रहे हैं, लेकिन जब इनकी अधिसूचना भारत सरकार की ओर से जारी कर दी जाएगी, ये सिर्फ फैसला किया गया है। ठीक है, जब अधिसूचना जारी कर दी जाएगी तो इनकी संख्या अपने आप अल्टीमेटली बढ़ जाएगी। तो अब देख लेते हैं महाराष्ट्र की कुछ और चीजों के बारे में। तो महाराष्ट्र की राजधानी आपको पता है कि मुंबई है। कुछ और बातें जान लेते हैं। राज्य में वर्तमान में 6 राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ, महाराष्ट्र में 6 राष्ट्रीय उद्यान है। ये कौन कौन से हैं, सबसे पहला चंदौली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नवगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क जो कि टाइगर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, संजय गांधी नेशनल पार्क और तड़ोबा नेशनल पार्क। ठीक, तो ये नेशनल पार्क कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ठीक, इसके अलावा 4 बाघ अभ्यारण्य हैं। कौन कौन से, मेलघाट जो कि अमरावती जिले में पड़ता है, टिटोबा आंध्री,
चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पेंच नागपुर में पड़ता है और सहोदरी कोल्हापुर और सांगली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक, ये हमने देख लिया यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर क्या है कि बांग्लादेश ने अपने पहले अधिमान्य व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो अधिमान्य व्यापार समझौता क्या होता है? प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। इसमें एक देश दूसरे देश के साथ इस बात का समझौता करता है कि भैया हम आपके सामान पे हमारे यहाँ ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी कम लगाएंगे। मतलब अगर आपके देश का सामान हमारी सीमा के अंदर जब घुसेगा तो हम आपके सामान पे कस्टम ड्यूटी कम लगाएंगे, एक्साइज ड्यूटी कम लगाएंगे, जिससे कि आपका सामान हमारे देश में सस्ते दर पे बिक सकेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का समझौता भी बांग्लादेश ने किसके साथ किया है? भूटान के साथ किया है। और इस प्रकार का समझौता करने वाला बांग्लादेश जो है भूटान के साथ करने वाला पहला देश हो गया। मतलब भूटान अभी तक बांग्लादेश ने किसी के साथ भी इस प्रकार का समझौता नहीं किया है, ना ही भारत के साथ। जबकि भारत के साथ उसके अच्छे रिश्ते हैं, अच्छे ट्रेड रिलेशन हैं, फिर भी भारत के साथ भी उसका ऐसा कोई अभी तक समझौता नहीं है। उसने भूटान के साथ ही अपना इस तरीके का पहला समझौता किया है और भी 10 देश, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे कुछ अन्य देशों के साथ भी करने की हाल में संभावना है, ऐसा वहां की प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो देखिए मैंने यहाँ पे अधिमान्य व्यापार समझौता, इसको प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, उसके बारे में लिखा ही। एक प्रकार का व्यापार समझौता है जिसमें सदस्य देश कुछ उत्पादों पर व्यापार पर शुल्क कम करते हैं। मैंने आपको बताया कि वहां पे ट्रेड पे टैक्सेस कम कर दिए जाते हैं, जिससे कि दूसरे देश में उनका सामान सस्ता हो जाता है। ठीक है, तो बांग्लादेश के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। यह बंगाल की खाड़ी और पूर्व भारत में स्थित है। ठीक, क्या है? बंगाल की खाड़ी में भारत के पूर्व में स्थित। तो ये देखिए इधर भारत का ये एरिया है, देखिए इधर, माफ कीजिएगा, ये देखिए इधर सब पूरा भारत का एरिया है। तो भारत ये वेस्टर्न साइड होती है, हमेशा आप मैप जानते हैं कि मैप ऐसे बनता है। ये वेस्टर्न साइड है, तो भारत के पूर्व में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा और क्या इसके बारे में जानने वाली बात है? इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी ढाका है और मुद्रा क्या है? बांग्लादेशी टका। ठीक, आगे वर्तमान में वहां की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री हैं। ठीक, और साउथ एशिया, दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार भी है बांग्लादेश। ठीक है, इसके अलावा आप देख लीजिए बांग्लादेश से हमारे कौन कौन से राज्यों की सीमाएं टच होती हैं। तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये वह राज्य हैं जिनकी सीमाएं टच करती हैं किससे? बांग्लादेश से। चलिए आगे देखते हैं। अगली खबर है भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया कब? 7 दिसंबर को। प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? इससे कि जो हमारे जो लोग शहीद हो चुके हैं और भारतीय सशस्त्र सेना के जो वर्तमान सैनिक हैं उनको सम्मानित किया जा सके, इसके लिए हम क्या करते हैं? एक छोटा सा झंडा खरीद के कुछ रुपए देते हैं। वह रुपए सशस्त्र सेना के कोष में जाते हैं। ठीक है, देखिए कोष का नाम मैंने आप लिखा हो, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष। ठीक है, इस कोष में जाते हैं। इस कोष का इस्तेमाल क्या, क्यों, किस तरीके से होता है? इस कोष का इस्तेमाल जो हमारे सशस्त्र सैनिक हैं जो शहीद हो चुके हैं या जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं या किसी तरीके से अच्छा में कार्य करने में, उनके कल्याण के लिए इस धन का उपयोग किया जाता है। तो इस जो झंडा दिवस कोष था, इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन 1949 में बलदेव सिंह समिति के रिकमेंडेशन पे किया गया था। देखिए मैंने यहाँ मेंशन किया है बलदेव सिंह समिति। ठीक है, ये देखिए 1949 में झंडा दिवस कोष का गठन किया गया था बलदेव सिंह समिति द्वारा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर तरफ। हाल ही में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने क्या किया है? हम्पी के पत्थर के रथ के चारों ओर बैरिकेड्स लगा दिए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं क्यों लगा दिए। क्योंकि लोगों में आजकल सेल्फी लेने का चलन हो गया था, चीजों को छू कर देखने का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इतनी क्यूरियोसिटी रहती थी कि जाके उस पर बैठ के रथ पे अपनी फोटो लोग खिंचाते थे। इसकी वजह से क्या हो रहा था, उस रथ में कुछ दिक्कतें आना शुरू हो गई थी। वो उसका जो पत्थर था धीरे धीरे झड़ना शुरू हो गया था, उसकी वजह से वहां पे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि यह पत्थर रथ हम्पी के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में विजय विठल मंदिर के सामने स्थित है। यह रथ कहाँ स्थित है? विजय विठल मंदिर के सामने स्थित है। अब एक और एग्जाम के हिसाब से आपको एक चीज फैक्ट मिल गया कि विजय विठल मंदिर कहाँ है? भैया हम्पी में है। ठीक, याद हो गया। और हम्पी क्या है? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये दो चीजें आपको और यहाँ मिल गई इसी में। ठीक, तो हम्पी का जो पत्थर है, पत्थर का रथ है, इस प्रकार के भारत में 3 पत्थर के रथ हैं। ठीक है, जिनमें से एक है। ठीक, ये किसको समर्पित है? या गरुड़ देव जी को समर्पित है। ठीक, इसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण विजयनगर शासकों ने, जो कि 14वीं शताब्दी में राजा थे वहां के, उनके समय में इसका निर्माण हुआ था। ठीक, बाकी जो मैंने पत्थर के रथ आपको बताया, तो बाकी पत्थर के रथ कहाँ पे हैं? तो देखो लिखा है कोणार्क, ओडिशा और महाबलीपुरम, तमिलनाडु में बाकी रथ के पत्थर है। तो महाबलीपुरम के रथ का अगर आपने 2019 में करंट अफेयर फॉलो किया, 2019 में जनवरी में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब भारत आए थे, तो
हमारे प्रधानमंत्री मोदी उनको महाबलीपुरम में ही लेके गए थे, वहां के रथ मंदिर में। ठीक है, आगे देखते हैं आप ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट हम्पी। तो हम्पी का जो वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स हैं, वहाँ कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स है देख लेते हैं। तो हम्पी को सबसे पहले हम्पी के बारे में जानते हैं कि हम्पी कर्नाटक में है। ठीक, इसको 1986 में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किसने दिया था? यूनेस्को ने। ठीक, दिया गया था। कब दिया गया था? 1986 में। हम्पी क्या था? हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। ठीक, इसके अलावा और क्या फैक्ट है? तुंगभद्रा नदी के पास स्थित है। यहाँ पे कौन कौन से मंदिर स्थित हैं? यहाँ पे विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर, हजराराम मंदिर और लोटस महल आदि यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स हैं, जिनको ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हम्पी बोलते हैं। मतलब एक समूह है किसका? मॉन्यूमेंट्स का, स्मारकों का। ठीक, कौन कौन से स्मारक हैं यहाँ पे? विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर, कृष्ण मंदिर, हजराराम मंदिर, लोटस महल। ठीक, इसके अलावा रथ, यहाँ पे रथ तो है ही। रथ कहाँ पे है? विट्ठल मंदिर के बिल्कुल सामने बने हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये रथ है। देखिए, ये देखिए पहिए हैं रथ के। ठीक है, ये देखिए आगे इसको खींचने के लिए दिखाया गया है कि इसको जो है जानवर खींच रहे हैं। ठीक, तो ये पूरा बिल्कुल एकदम बढ़िया सी इमारत बनी हुई है। लोगों के अंदर टेंडेंसी आ गई थी इसके ऊपर चढ़ के फोटो खिंचाते थे जाके लोग, और इसकी वजह से इसकी हालत दिन पर दिन खराब होने लगी थी। इसके अंदर डिटोरिएशन होने लगा था और ये खराब होने लगे थे, जिस कारण से एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यह फैसला किया कि इसको भैया बैरिकेड लगा दिया जाए, लोग यहाँ ना जा पाए। ठीक है, तो आप बताएंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले प्रमुख कौन थे? अगली खबर क्या है? आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन। तो कल 7 दिसंबर को पीएम मोदी जी ने आगरा में एक मेट्रो परियोजना का उद्घाटन किया है। मतलब वहां पे अब मेट्रो बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, तो वहाँ जो मेट्रो बन रही है उसकी कुल लंबाई कितनी है? 29.4 किलोमीटर। तो ये फैक्ट है, एग्जाम में पूछे जाने लायक, अक्सर पूछ दिया जाता है और पूछा भी गया था जब लखनऊ की मेट्रो बन रही थी। विभिन्न एग्जाम में पूछा गया था कि लखनऊ मेट्रो की लंबाई कितनी है। तो हमें आगरा का भी ध्यान रखना है कि आगरा मेट्रो की जो अभी बन रही है उसकी कुल लंबाई कितनी है? 29.4 किलोमीटर। ठीक, जिनमें 2 गलियारे शामिल हैं, 2 कॉरिडोर्स। ठीक है, अब यह परियोजना का निर्माण कौन कर रहा है? तो इस परियोजना का निर्माण कर रहा है उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, यूपीएमआरसी। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे यूपीएमआरसी के वर्तमान में हेड कौन है। ठीक, अब आगरा के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो आगरा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है, आप सभी को पता है। ठीक, इसके बाद यह और क्या फैक्ट है आगरा के बारे में? यह यूपी का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। कौन सा? चौथा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि 3-4 शहर दे दे और उनको क्रम में लगाने को दे दे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको आगरा को चौथे नंबर पे क्रम में रखना है। ठीक है, अगर आपने आगरा को तीसरे दूसरे पे लगा हुआ उसमें ऑप्शन मिल जाए कि आगरा नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे है, तो वो ऑप्शन अल्टीमेटली गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, चीज फैक्ट मिल गया आपको यहाँ पे। इसके अलावा आगरा में 3 विश्व धरोहर स्थलें हैं। ठीक है, कौन कौन सी? ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी। ये विश्व धरोहर स्थल है जिनको यूनेस्को घोषित करता है। वर्तमान में भारत में 38 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें से 30 जो हैं कल्चरल हैं, 7 नेचुरल साइट्स हैं और 1 मिक्स्ड साइट है। ठीक है, कल्चरल और प्राकृतिक का मिक्स है। ठीक है, तो आपको याद रखना है वर्तमान में भारत में 38 विश्व धरोहर स्थल हैं। देखिए, एक और फैक्ट आपको यहाँ बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अब हाल ही में क्या है, एक और फैक्ट मिल रहा है। अभी हाल ही में इस साल फरवरी में क्या हुआ था? कीठम झील जो है, जिसको सूर्य सरोवर झील भी बोलते हैं, उसको रामसर साइट घोषित किया गया था। ठीक है, तो आपको एक और चीज समझ में आ गई यहाँ पे कि आगरा में क्या है? कीठम झील है या फिर सूर्य सरोवर झील कहाँ है? आगरा में है। पेपर में अक्सर झीलों के नाम पूछ दिए जाते हैं उत्तर प्रदेश वाले सेक्शन में। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं अगली खबर कि सरकार एक आयुष निर्यात प्रोत्साहन परिषद की स्थापना करेगी। किसका स्थापना करेगी? आयुष निर्यात प्रोत्साहन परिषद का। ठीक है, ये 2 मंत्रालय मिलकर इस परिषद का स्थापना कर रहे हैं। कौन कौन से मंत्रालय हैं? आयुष मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है, क्योंकि ये निर्यात करना किसी सामान का, ये सब कुछ तो वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आयुष किस चीज का निर्यात होगा? आयुष की चीजों का, जो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो ये दोनों मंत्रालय का मिला जुला स्वरूप होगा। ठीक है, जिससे कि हमारे जो आयुष के प्रोडक्ट्स हैं उनको विदेश में बेचा जा सके, उनका निर्यात किया जा सके। ठीक है, तो आयुष का देख लीजिए। अब पहले देख लेते हैं आयुष क्या होता है। तो आयुष को बोलते हैं, इसका अर्थ आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी है। ठीक है, तो ये जो हमारी भारत की इंडिजीनियस चिकित्सा पद्धतियां हैं, ये इन पर आधारित है। ठीक, देख लेते हैं आयुष मंत्रालय के बारे में। तो आयुष मंत्रालय क्या, इसका काम क्या है? यह भारत में स्वदेशी वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियों के अनुसार
और प्रसार के लिए जिम्मेदार है। वर्तमान में इसके मिनिस्टर कौन है? तो श्रीपद यसो नाइक जो है क्या है, वर्तमान में आयुष मंत्री हैं। इसमें एक और फैक्ट आया था कि ये जो है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के साथ में इसका वो होगा इस्टेब्लिशमेंट। तो वर्तमान में हमारे वाणिज्य उद्योग मंत्री कौन है? श्री पीयूष गोयल जो है हमारे वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। ठीक है, ख्याल रखना है इस बात के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देख लेते हैं वन लाइनर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आज के लिए हमारे लिए। तो हाल ही में जापान का हायाबुसा 2 अपने 6 साल का मिशन पूरा करके ऑस्ट्रेलिया में क्षुद्र ग्रह रयूगु के नमूनों से सुरक्षित उतरा। तो हायाबुसा 2 किस देश का मिशन था? जापान का मिशन था। हाल ही में वो उतरा कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में उतरा। कहाँ गया था? क्षुद्र ग्रह रयूगु पे। ठीक है, तो हमें याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाल ही में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख के रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि जो कुछ पहला होता है बड़ी जल्दी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। इसके बाद हाल ही में जिस देश के वैज्ञानिकों ने प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया, किस देश के वैज्ञानिकों ने किया? तो चीन के वैज्ञानिकों ने पहला प्रकाश आधारित क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है अभी। इसके अलावा अगली खबर क्या है? विश्व में राष्ट्रों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए नागरिक उड्डयन के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अलग अलग डेज पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में, तो हमें उसके हिसाब से इसको याद रखना है कि 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अलावा और क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस भी मनाया जाता है। अभी साकिर ग्रां प्री बहरीन फार्मूला 2 रेस में एक भारतीय ड्राइवर हैं, वो जीते हैं। तो कौन है वो? जेहान दारूवाला। ठीक, ये 6 और 7 दिसंबर के लिए इंपॉर्टेंट खबरें थी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल के करंट अफेयर में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि यथासमय आपको आगे आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो मिल सके। धन्यवाद।